गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जो बच्चे क्लास 10th के हैं तो वो इस बार अब बोर्ड का एग्ज़ाम भी देंगे और एनटीएससी भी देंगे। तो उनके लिए एक क्वेश्चन है जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एनटीएससी का क्वेश्चन है बच्चों। तो एनटीएससी में अक्सर आपसे पूछा जाता है कि रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है अगर आपने उसको स्ट्रेच कर दिया डबल, या उसको आधा कर दिया, या उसका रेडियस को डबल कर दिया, या उसके एरिया को डबल कर दिया। तो रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है आपका, ठीक है बच्चों। तो रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेसिस्टेंस कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो वायर या वो कंडक्टर करंट के फ्लो को अपोज करता है। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। तो बच्चों, रेसिस्टेंस डिपेंड्स करता है लेंथ पे, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पे, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे। ये मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। वो थोड़ा सा हाई लेवल का वीडियो है, क्लास 12th लेवल का है, बट आप वो उसको अच्छे से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा वो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। यदि एक वायर को आपने स्ट्रेच कर दिया है तो उसका क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगा उसका। और एरिया क्या होगा बच्चों, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो घट जाएगा। तो लेंथ बढ़ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट गया। लेकिन बच्चों आप याद रखिएगा हमेशा कि वॉल्यूम आपका वो चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम आपका रिमेन्स अनचेंज। सो वॉल्यूम आपका चेंज नहीं होता है। तो मैंने देखिए दो कंडक्टर लिया यहाँ पे, एक कंडक्टर आपका लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है। बिफोर लिखा हुआ है लेफ्ट वाले पे और राइट वाले पे आफ्टर लिखा हुआ है। तो बिफोर आपका एरिया था बच्चों A1 और लेंथ था L1। आफ्टर एरिया था A2, लेंथ था L2। तो मैंने लिखा बच्चों कि A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, बिकॉज लेंथ इंटू एरिया जो होता है वो वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम आपका चेंज नहीं होगा बच्चों। तो इसलिए V1 इज इक्वल टू V2। तो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 है। तो यहां से मैं क्या एक रिलेशन निकाल सकता हूं ना, देखिए तो A2 बाय A1 इज इक्वल टू L1 बाय L2। मैंने क्या किया, A1 को राइट साइड ले गया और L2 को लेफ्ट साइड ले गया मैं। तो A1 आपका राइट साइड आके A2 बाय A1 हो गया और L2 आपका लेफ्ट साइड जाके L1 बाय L2 हो गया। तो आप ये याद रखिएगा A2 बाय A1 जो है वो L1 बाय L2 के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। अब रेसिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो L बाय A। तो पहले वाले रेसिस्टेंस को हमने लिखा R1 इज इक्वल टू रो L1 बाय A1। इसी तरह से आप R2 को लिख सकते हैं रो L2 बाय A2। तो बच्चों अगर आपने R1 को R2 से डिवाइड कर दिया तो मैंने लिखा है R1 बाय R2 जो है बच्चों, देखो L1 बाय L2 इंटू A2 बाय A1 है। और आपको पता है A2 बाय A1 को हम लोग L1 बाय L2 लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने L1 बाय L2 इंटू A2 बाय A1 को फिर से L1 बाय L2 लिखा, तो L1 बाय L2 का होल स्क्वायर हुआ। तो ये बच्चों क्या है, आपका R1 बाय R2 जो है L1 बाय L2 का होल स्क्वायर है। क्या मैं इसको R2 बाय R1 इज इक्वल टू L2 बाय L1 का होल स्क्वायर बोल सकता हूं? तो अगर मैंने लेंथ को डबल किया है बच्चों, मतलब लेंथ को डबल किया है तो आपका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो R2 बाय R1 इज इक्वल टू मैं लिखता हूं 2L बाय L का होल स्क्वायर। तो L से L कट गया बच्चों, तो बचा क्या 4। तो R2 बाय R1 इज इक्वल टू 4, तो R2 इज इक्वल टू 4R1। तो रेसिस्टेंस आपका 4 गुना हो जाता है बच्चों प्रीवियस का रेसिस्टेंस का। तो अगर आपने वायर को स्ट्रेच किया है 2 टाइम्स तो रेसिस्टेंस 4 टाइम्स। तो क्वेश्चन पूछा गया एनटीएससी में आपके n टाइम्स अगर स्ट्रेच किए वायर को तो रेसिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह हम इसको R1 बाय R2 को हम A2 बाय A1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये मैंने कैसे लिखा है आप देखिए कि मैंने क्या बोला है कि L1 बाय L2 जो है A2 बाय A1 है। तो बच्चों यहाँ पे देखो R1 बाय R2 आपका क्या दिखा रहा है, यहाँ पे R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 इंटू A2 बाय A1। अब मैंने L1 बाय L2 को A2 बाय A1 लिख दिया, तो ये आपका एरिया A2 बाय A1 हो गया। और R1 आपका है R1 बाय R2 A2 बाय A1 का होल स्क्वायर हो गया। और आपको पता है बच्चों एरिया को हम लोग लिखते हैं, सपोज करिए क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने एक सर्कुलर मान लिया तो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पाई R2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय पाई R1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि A2 बाय A1 है बच्चों। A2 को हमने लिखा पाई R2
स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चा क्या बच्चों, R2 बाय R1 टू द पावर 4। तो बच्चों R1 बाय R2 आपका हो जाता है R1/R2। ये रेसिस्टेंस है आपका R1/R2, स्मॉल R2 बाय R1 टू द पावर 4। स्मॉल R2 और R1 क्या है आपका बच्चों, स्मॉल R2 और R1 आपका रेडियस है। तो रेडियस को अगर आप डबल करिएगा तो रेसिस्टेंस 16 टाइम्स हो जाएगा। एरिया को डबल कीजिएगा तो रेसिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगा, और लेंथ को डबल कीजिएगा तो रेसिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। बच्चों आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए, इन चीजों को जो मैं बोल रहा हूँ। एरिया को अगर आप डबल कीजिएगा तो रेसिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगा, लेंथ को डबल कीजिएगा तो रेसिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, और रेडियस को डबल कीजिएगा तो रेसिस्टेंस 16 टाइम्स हो जाएगा। बच्चों एक बार आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा इसको। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुपिंग ऑफ द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को कितने तरीके से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो बच्चों बेसिकली 3 तरीका होता है रेसिस्टेंस को कंबाइन करने का। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक मिक्स्ड होता है जो सीरीज और पैरेलल का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है। तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर मान लीजिए दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस आपके इस टाइप से कनेक्टेड हैं कि दोनों का एक सिरा तो जुड़ा हुआ है, एक एंड तो कनेक्टेड है लेकिन दोनों दूसरा एंड से कोई रिलेशन नहीं है, तो हम उसको सीरीज में कनेक्टेड बोलते हैं। तो मैंने लिखा है बच्चों, टू और मोर रेसिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे इफ द सेम करंट पासिस थ्रू ऑल द रेसिस्टर्स। तो सीरीज में करंट सेम होते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा सीरीज में करंट सेम होते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस से सेम करंट फ्लो कर रहे हो तो उसको सीरीज में कनेक्टेड हम बोलते हैं। देखिए मैंने कनेक्शन जो बनाया है, दो रेसिस्टेंस है, उसका एक पॉइंट कॉमन है बच्चों, दूसरा पॉइंट कॉमन नहीं है। तो देखिए एक पॉइंट दोनों का कॉमन है, दूसरा कॉमन नहीं है, तो ये रेसिस्टेंस आपका सीरीज में कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बैटरी ली है जिसका पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस भी है। अब उससे आपका तीन रेसिस्टेंस R1 R2 R3 सीरीज में कनेक्टेड है बच्चों। R1 के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है आपका वोल्टेज का, वो V1 हो रहा है। R2 के अक्रॉस V2 हो रहा है, और R3 के अक्रॉस V3 हो रहा है बच्चों। ठीक है। तो ये जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तो V के बराबर ही होंगे। तो मैंने लिखा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और मैंने आपको बताया था कि सीरीज में करंट सेम होते हैं बच्चों। तो देखिए मैंने I करंट बैटरी से निकाला है, तो यही करंट R1 से जाएगा, R2 से जाएगा और R3 से जाएगा। तो आपको मैंने लिखा है I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। सबसे I कैंसिल हो गया, तो बच्चों R क्या बचा आपका, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपको कोई करंट पूछे बच्चों, तो करंट क्या होता है, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट क्या लिखा है मैंने, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I हो जाएगा आपका V बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मान लीजिए n आइडेंटिकल रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है बच्चों, n आइडेंटिकल रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, सबका रेसिस्टेंस R है मान लीजिए, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने कहा दो रेसिस्टेंस हैं R के, तो आप लिखिए R प्लस R 2R। तीन रेसिस्टेंस हैं R के, R प्लस R 3R। n रेसिस्टेंस है R के तो NR। और पोटेंशियल सबका क्या हो जाएगा बच्चों, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू Vn। सिंस सबके अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा बच्चों, क्यों होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है सबका आइडेंटिकल है। तो कितना होगा, V बाय एन, V बाय एन, V बाय एन, सबको आप ऐड कीजिएगा तो आपका V बाय एन इंटू एन यानी कि V हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, अगर रेसिस्टेंस के दोनों एंड्स आपस में कनेक्टेड हो, मीन्स देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीन रेसिस्टेंस है, तीनों का एक एंड एक पॉइंट पे कनेक्टेड है और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल में। तो अगर दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस पैरेलल में है तो आप पहचानिएगा कैसे, जैसे मैंने बोला था सीरीज में है तो करंट सेम होगा, पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस सेम होगा। तो मैंने लिखा है बच्चों, टू और मोर resistance are said to be is connected in parallel if same potential difference exist across all the resistor। अगर same potential difference exist करता है सारी resistors के क्रॉस, तो हम उसको बोलते हैं कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब देखिए अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो बच्चों I जो है आपका बैटरी से जो निकला वो आपका I1 I2 I3। मैंने बोला कि R1 में I1 गया, R2 में I2 गया और R3 में I3 गया। तो इस पॉइंट पर आप जंक्शन लॉ लिखिएगा। अगर जंक्शन लॉ और इस पॉइंट पे अगर आप
जंक्शन रूल से लिखते हैं। जंक्शन रूल क्या है, ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अभी आज का वीडियो लंबा नहीं करने के लिए मैं बस आपको बता रहा हूँ कि जो भी आ रहा है करंट उतना ही जाएगा। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इस पॉइंट पे करंट जो आ रहा है बच्चों वो आई है और जा रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3। तो क्या मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो मैंने लिखा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I को मैंने लिखा V बाय आर इक्विवेलेंट। I1 को लिखा V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तो बच्चों देखिए V से V सब कैंसिल हो गया लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में। 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अगर बच्चों n आइडेंटिकल रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो पैरेलल में तो उनका इक्विवेलेंट हो जाता है R बाय n। जैसे सीरीज में R इंटू एन हुआ था या n इंटू आर हुआ था, पैरेलल में डिवाइड हो गया। और करंट जो है सबके थ्रू बच्चों जो है वो होगा आपका I बाय n। तो सबके थ्रू अगर I बाय n है तो n कनेक्टेड है, I बाय n इंटू n तो I हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस और अच्छे कंसेप्ट हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग किरचॉफ्स की करंट और वोल्टेज लॉ। बट ये 10th के बोर्ड के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, इसलिए आपको अच्छे से देखिएगा इसको। थैंक यू ऑल ऑफ यू।